मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम अपने विषय कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने ह्यूमन राइट एजुकेशन, नेशनल एंड सोशल वेलफेयर और पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो रही है, जिसमें से हम आज बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। आपका जो प्रकरण है महिला सशक्तिकरण, इसकी हम चर्चा करेंगे। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें अगर हम प्राचीन स्वरूप पर विचार करें तो समाज में कहीं ना कहीं हमें लिंग भेद के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता देखने को मिलती थी। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज में पुरुष वर्ग की ही प्रधानता के कारण शिक्षा क्षेत्र में पुरुषों की ही प्रधानता थी। इसके जो कारण हैं वह अनेक कारण थे, किंतु आज के दृष्टि पर विचार किया जाए, आज के दृष्टिकोण पर यदि हम बात करें तो समाज में बालिकाओं को पराया धन कहकर माता पिता उनकी उपेक्षा करते हैं। उनका मानना है कि लड़की ससुराल विदा होकर चली जाती है, माता पिता उनके धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं या उसकी शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में उसे शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसके साथ साथ वंश चलाने का दायित्व भी पुत्र को ही दिया जाता है, इसलिए पुत्रियों की उपेक्षा का भाव रखा जाता है हमारे समाज में। वर्तमान समाज में भी यह रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है। आज भी शिक्षित माता पिता इस तरह की विभेदन को उत्पन्न करते हैं अपने समाज में, और इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिकता का जो विकास समाज में अनेक कारणों से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हम देखते हैं कि जो बैरियर्स के रूप में महिला सशक्तिकरण के जो बाधक कारक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं, उन कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की तो आज यदि हम इस प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आई है। आज हम महिलाओं को पुरुषों के समान लाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पहले के समय में महिलाओं की स्थिति जो थी कहीं ना कहीं शोचनीय थी, और यह स्थिति क्यों ऐसी थी इसकी बात करने के लिए हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है जो महिला सशक्तिकरण में एक प्रकार से बाधक कारक के रूप में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो पहली चीज है आपका पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज की यदि हम बात करें तो भारतीय समाज में पुरुष वर्ग की ही पूर्ण प्रधानता है। इसके साथ संपूर्ण विश्व में कुछ स्थानों को छोड़कर हम देखते हैं कि पुरुष वर्ग की ही प्रधानता बनी हुई है या बनी रही है। इस कारण प्राचीन काल से अब तक समाज में शिक्षा का अधिकार पुरुष वर्ग को ही रहा है। समाज में नारी एवं पुरुष दोनों के क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया है। पुरुष का क्षेत्र घर के बाहर तथा नारी का क्षेत्र घर के अंदर, यानी पुरुष बाहर के कार्यों को कर सकता है और स्त्री सिर्फ घर के कामों को ही कर सकती है। ऐसी विचारधारा हमारे समाज में बनी हुई है। इसलिए शिक्षा बाहरी क्षेत्र होने के कारण जो शिक्षा विषय है वो बाहरी क्षेत्र होने के कारण उसे पुरुष वर्ग के लिए ही सीमित रखा गया। नारी को कोमल एवं अबला मानकर उसकी हितों की उपेक्षा की गई और शिक्षा के क्षेत्र पर उसे पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जो एक बाधक तत्व के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है कि आज हम महिला सशक्तिकरण की यदि बात करते हैं तो उसका एक प्रमुख ये कारण है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पुरुष प्रधानता को ही स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं को कमजोर समझना,
हम देखते हैं कि बालिकाओं को कमजोर समझने की परंपरा समाज में प्रारंभ से ही है, जो कि आज भी दृष्टिगोचर होती है। नारियों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाना तथा समाज की यह भावना है कि नारी जो है वह शारीरिक रूप से भी कमजोर होती है। इस प्रकार की जो भ्रामक एवं निराधार धारणाएं हैं, वे कहीं ना कहीं नारी को शिक्षा के क्षेत्र के अधिकार प्राप्त होने नहीं देती हैं। बालिकाओं को सामान्य शिक्षा प्रदान करने की अगर हम बात करें तो अभिभावक अपने कर्तव्य के प्रति यह समझ लेते हैं कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए धन की कमी बताकर या उनके ऋण बताकर अपने कर्तव्यों से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे समाज के अभिभावक हैं वह कहीं ना कहीं बालिकाओं को सामान्य शिक्षा प्रदान कर पाते हैं और उन्हें एक विशिष्ट शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं करते हैं। अगले बाधक तत्व के रूप में हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य का प्रभाव। धार्मिक साहित्य के प्रभाव की यदि बात करें तो हम वैदिककालीन शिक्षा से लेकर आज तक की शिक्षा व्यवस्था को यदि देखें तो अनेक अवसरों में यह देखा जाता है कि हमारे जो भी मनीषी या ऋषि मुनि थे, उन्होंने नारी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने पर नारी बिगड़ जाती है। नारी का कार्य जो है वह क्षेत्र सीमित करते हुए उसे पुरुष की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी जाती है। पुरुष कितना भी अधर्मी एवं अत्याचारी है, उसकी सेवा करना नारी का धर्म माना जाता है। इसी प्रकार की जो धार्मिक विचारधाराओं में लिंग भेद की समस्या को जन्म दिया है और नारी को उसके उचित स्थान और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उसमें जो धार्मिक साहित्य का प्रभाव है तो एक तरह से बैरियर्स के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है कि जो हमारी धर्म आधारित शिक्षा पद्धतियां पहले चल रही थी हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं नारी को बंधन में रखने की बात करती थी और पुरुष उसका अधिकारी होता था और नारी को उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। इस तरह अगले पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं तो हमारे समाज में बालिकाओं के प्रति एक तरह से नकारात्मक सोच है। बालिकाओं के जन्म लेने पर अभिभावक इस चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं कि इसकी शादी विवाह में उनको आवश्यकता से अधिक धन खर्च करना होगा, इसके बाद भी बालिका के ससुराल वाले उसको दुखी रखते हैं। तो अभिभावकों को आजीवन कष्ट सहना पड़ता है। इन अनेक नकारात्मक विचारों से बहुत से अभिभावक गर्भ में ही बालिका की हत्या करा देते हैं। इसके अतिरिक्त शेष अभिभावक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा उनकी शादी के लिए धन एकत्रित करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है हमारे समाज में बालिकाओं के प्रति, इससे समाज में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। बात करते हैं हम सामाजिक परंपराओं की। तो जो हमारे समाज की सामाजिक परंपराएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कन्या पक्ष द्वारा धन देकर वर पक्ष को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। दहेज प्रथा हम देखते हैं ना समाज में चलती है। तो नारी शिक्षा के मार्ग में यह सबसे बड़ी बाधा है। अभिभावक बालिका की शिक्षा पर जो धन खर्च करना चाहते हैं उसे एकत्रित करके वह क्या करते हैं, उसके विवाह पर खर्च करते हैं। तो शिक्षित अभिभावक भी बालिका को सामान्य शिक्षा प्रदान करके संतुष्ट हो जाते हैं तथा अपने इस कार्य को सही ठहराने के लिए वह क्या तर्क देते हैं, यह तर्क देते हैं कि उनको चौका चूल्हा ही तो करना है, यही चीजें तो संभालनी है, तो फिर हम उन्हें उन पर इतना व्यय क्यों करें। और आगे चलकर हमें उनके भविष्य के लिए, यानी उनका भविष्य क्या निर्धारित होता है, उनको उनका जो परिवार का बनाना, यानी उनकी मेन मोटिव होता है कि उनका विवाह करना। तो इस बात को लेकर सामान्य जो उद्देश्य होते हैं व्यक्ति के, वह भूल जाता है कि हमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए।
लेकिन यह जो विचारधाराएं हैं हमारी सामाजिक परंपराओं से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती हैं और सामान्य शिक्षा ही हम बालिकाओं को प्राप्त करवा पाते हैं। इस प्रकार की जो परंपराएं हैं वह कहीं ना कहीं बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगली हम बात करते हैं नारी सम्मान का अभाव। तो हमारे समाज में नारियों के सम्मान का आज भी अभाव है। समाज में पुरुष नारी से किसी कार्य में संपन्न करने के लिए सलाह नहीं लेता है। कोई भी कार्य यदि पुरुष करता है तो वह स्त्री से सलाह लेना अपने आप में वह एक तरह से ईगो हर्ट होता है उसका, तो उसकी सलाह पर संदेह व्यक्त किया जाता है और उसमें बुद्धि का अभाव है ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में हम देखते हैं कि नारी का सम्मान नहीं होता है। सरकार के प्रयासों से नारी आरक्षण के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी जाती हैं। हम देखते हैं कि गांव वगैरह में प्रधान है, महिला सीट आई है, वहां पर महिलाएं खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन होता क्या है, महिला सीट होने पर माना कि लेडीज या महिलाएं प्रधान बन गई, लेकिन उनके कार्य को कौन संभालेगा? उनके घर के जो पुरुष हैं वही संभालेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर भी सरकार ने जो भी सुविधाएं हमारे समाज में दी है, पुरुष और महिला को एक समान अधिकार देने के लिए या समाज में इस तरह की विचारधारा को खत्म करने के लिए, तो इसके हमें उल्टे परिणाम ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है शिक्षा में असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि नारी पुरुष के हाथ का खिलौना मात्र बनकर रह जाती है। अगले पॉइंट पर यदि हम बात करें कि व्यवहारिक रूप से समान अधिकार का अभाव, तो व्यवहारिक रूप से समान अधिकार के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में समान व्यवहार की स्थिति का न होना सामाजिक व्यवहार में समानता का अभाव है। समाज में नारी एवं पुरुष दोनों को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। धर्म में भी इस तत्व का उल्लेख है। प्रत्येक कार्य में पुरुष नारी के समान सहभागिता होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं कि समान अधिकार होने चाहिए, किसके? नारी और पुरुष के। हमारे धर्म में भी ये बातें उल्लिखित हैं, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से इनको देखें तो व्यवहारिक रूप से ये सारी चीजें विषम है। तो व्यवहार में पुरुष द्वारा नारी से किसी भी निर्णय में सलाह नहीं दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि समाज में नारी उपेक्षा का पात्र बनकर रह जाती है और इसका प्रभाव यह होता है कि बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। संघर्ष शक्ति का अभाव। संघर्ष शक्ति के अभाव में हम देखते हैं कि नारी को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। सामान्य रूप से अन्याय सहन करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला। यानी कि नारी की समाज में निम्न स्थिति के लिए वह स्वयं भी दोषी है। उसके द्वारा पुरुष के अमर्यादित व्यवहार का प्रतिरोध नहीं किया जाता है, जिससे पुरुष वर्ग का अत्याचार क्या होता है? बढ़ता जाता है। इससे समाज में नारी का सम्मान गिरता जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यानी कि अगर हम अपने समाज की महिलाओं को देखें और हम उन्हें सारी सुविधाएं या उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष शक्ति का अभाव इस बात पर एक बाधक तत्व के रूप में उभर कर आता है कि व्यक्ति अपने लिए लड़ ही नहीं रहा है, तो आप उसे चीजें देकर करोगे क्या? इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि नारी की संकीर्ण सोच भी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराती है। अनेक स्त्रियां अपने गर्भ से पुत्री उत्पन्न होने पर दुखी हो जाती हैं, जबकि वह स्वयं स्त्री हैं। इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं पुत्र मोह से संबंधित होता है। इस प्रकार वह बालिकाओं के प्रति भेदभाव करने में तनिक भी संकोच नहीं करती है। इसलिए यह माना जाता है कि नारी ही नारी का शोषक है।
यदि वे अपने पुत्र एवं पुत्रियों के प्रति समान व्यवहार के लिए वचनबद्ध हो जाएं, तो निश्चित ही हम देखेंगे कि अपने समाज में नारी को सम्मान की प्राप्ति संभव होगी। इस प्रकार हम अपने समाज में जो नारी की सोच है उसको शिक्षा के क्षेत्र में पीछे कर देती हैं। जो मतलब हमारे समाज की जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही स्वरूप या प्रतिबिंब को बनाने में उन्हें कष्ट होता है। यानी कि एक नारी अगर पुत्री को जन्म देती है तो उस पुत्री के जन्म पर उसे दुख प्राप्ति अनुभव होता है और वह पुत्र की कामना करती है। तो इस तरह की जो मानसिकता है हमारे समाज में, नारी की जो संकीर्ण सोच विचारधारा है वो कहीं ना कहीं स्त्रियों को समाज में पीछे धकेल देती है और आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करती है। नारी की योग्यता पर संदेह की बात यदि हम करें तो नारी की योग्यता पर समाज में संदेह किया जाता है। समाज में अनेक व्यक्ति उनके भ्रामक उदाहरण, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नारी में पुरुष की तुलना में योग्यता का अभाव है। ऐसा माना जाता है। इस धारणा से भी बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज में बालिकाओं की बराबर संख्या का अभाव ये भी एक फैक्टर्स है आपका वुमेन एम्पावरमेंट के बाधक तत्वों में से। तो इस पर हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो वर्तमान समय में बालक बालिकाओं का जो अनुपात है वह समाज में बराबर नहीं है। बालिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप नारी अपने संघर्ष के लिए साहस एकत्रित नहीं कर पा रही है। भ्रूण हत्या की अनेक तकनीकियों ने बालिकाओं की संख्या कम कर दी है और इससे भी समाज में नारी को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नारी की स्थिति जो है वो पिछड़ती जा रही है। इस तरह से जो भी ये बाधक तत्वों से संबंधित ये पॉइंट थे जिन पर हमने बात की, कहीं ना कहीं भारतीय समाज की संरचना एक तरह से पूर्णतः पुरुष केंद्रित है। इसलिए नारी को पुरुष कभी अपने समकक्ष नहीं देखना चाहता। परंतु ऐसा नहीं है कि शिक्षित नारी समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी है और घर के लिए रोशनी होती है। किसी भी समाज की उन्नति महिला सशक्तिकरण के बिना असंभव है। यानी हम बात करते हैं कि ये हमारा समाज उन्नत हो और हम अपने समाज के एक हिस्से को पीछे करें और फिर हम आगे बढ़ने की बात करें तो वो असंभव सा प्रतीत होता है। तो हमें कहते हैं ना कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। इसी तरह हमारे समाज में महिला या पुरुष दोनों की जो जगह है वो बराबर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करते हैं तो समाज में दोनों की उन्नति एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का सशक्त होना नितांत आवश्यक है। यदि महिला सशक्त नहीं होगी तो वह परिवार उन्नति नहीं कर सकता है। समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के वातावरण में अशिक्षित नारी हीनता का पात्र बनी रहेगी और नारी शिक्षा की जो भी सार्थकता इसमें है न कि वह स्वयं में रुचि लेकर विद्याध्ययन करेगी। तो हम बात करते हैं कि घर पर अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और गृहस्थी भी के कार्यों में को भी सुचारू रूप से संचालित करें। प्रत्येक नारी को साक्षर एवं सुशिक्षित होना आवश्यक है। यदि वह अनपढ़ या निरक्षर रहेगी तो समाज में अनेक कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकेगी। तो इस प्रकार हमें बालिकाओं को शिक्षा की अनिवार्यता, समाज राष्ट्र की उन्नति एवं गृहस्थी के जीवन को आनंददायक बनाने में आवश्यक है। प्रत्येक परिवार में नारी यदि सुशिक्षित होगी तो परिवार सफल परिवार कहलाएगा। बच्चों का पालन पोषण भी सही ढंग से हो सकेगा तथा उनका सर्वांगीण विकास भी हो सकेगा। तो इस तरह से जो भी बातें हैं जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की एक बाधक तत्वों के रूप में कि कौन कौन सी ऐसे बाधक तत्व हैं जो
महिला सशक्तिकरण के कारक के रूप में हमारे सामने उभर कर आए, इसकी हमने बात की है। अगले प्रकरण में हम इसकी चुनौतियों और नीतियों की बात करेंगे और बालिका शिक्षा पर जो प्रश्न है कि बालिकाओं को शिक्षित क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर हम कल चर्चा करेंगे।